गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की सीरीज़ कंटिन्यूस कर रहे थे और हम ग्रेविटेशन टॉपिक पर ही हैं। हमने काफ़ी डीपली तक ये जो टॉपिक है हमने डिस्कस किया है, ग्रेविटेशन मॉड्यूल। आज हम इसका थोड़ा बहुत रह गया था, हमारा जो यूनिट रह गया था हम उसे कंप्लीट करते हैं। लास्ट टाइम हमने मास, वेट, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम सब ये कर चुके थे, फ्री फॉल वगैरह। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं है, मतलब एक रिलेशन है जो आपको याद ही रखना है। द रिलेशन इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मतलब एक ऑब्जेक्ट का मून पर क्या वेट होगा। सोचने वाली बात है, क्या वेट हो सकता है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर फिर भी इसका बेसिक पता होना आपको ज़रूरी है, वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो एक मेरा ऑब्जेक्ट है और वो अर्थ पर है, उसका वेट क्या होगा। जिस फोर्स से वो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा वही उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, जिस फोर्स से वो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, अर्थ की तरफ आएगा, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ खींचेगा उस ऑब्जेक्ट को। तो वो जो उसका फोर्स वेट क्या होता है, मेरा फोर्स ही वेट होता है। ये चीज आ गई। और अगर हम ऐसे ही मून की बात करें, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट का, अगर मैं मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट पता करूं, वही होगा जिस फोर्स से जो मून है अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ये चीज तो मुझे क्लियर होगी, क्योंकि मुझे यही निकालना था मून का वेट। अब निकालना क्या, एक और चीज होती है, जो मेरा मून है उसका जो मास है वो अर्थ के मास से कम होगा। अब मून का मास अर्थ के मास से कम है, तो जो मून होगा वो मेरा वो लेस फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब जो उसकी फोर्स होगी वो कम होगी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि अर्थ अर्थ का जो मेरा मास है वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। बट इन केस ऑफ द मून, जो मेरा मास होगा वो कम होगा, तो इसलिए वो इजिली अट्रैक्ट नहीं कर सकता। सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट का मास m है, तो वेट ऑफ मून पे मेरे पास वेट wm है, मतलब फोर्स w है, वेट फोर्स के इक्वल है। और जो मास है मून का वो एम, कैपिटल एम और स्मॉल एम, और इसका रेडियस आर एम है। अब मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाया मैंने। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था मेरा, मैं रिपीट कर देती हूँ। एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्केयर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन स्केयर ऑफ डिस्टेंस। अब ये जी मेरा ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये आपको पता है। बस इसमें मैंने क्या किया, मून के लिए सब कुछ निकाल लिया। वहां पे मेरे पास एक जनरल डेरिवेशन थी, इसमें मैंने जस्ट जो भी मैंने अपना सब कुछ निकाला वो मून के लिए निकाल लिया। अब सपोज करो इस सेम ऑब्जेक्ट का जो अर्थ पर वेट है वो डब्ल्यू ही है, अर्थ का मास एम है और रेडियस आर है। और फिर मैंने ऐसी अर्थ के लिए निकाली है ये चीज। मैंने पहले मून के लिए निकाली, फिर मैंने अर्थ के लिए निकाल ली। अब मुझे पता है, ये इन्होंने टेबल दिया हुआ है एक 10.1, जिन्होंने अर्थ और मून का मास और रेडियस दोनों दिया हुआ है। तो मैंने दोनों में वैल्यू पुट की, और मैंने मून का भी वो निकाल लिया मास, और ऐसे ही मैंने जो अर्थ का जो टोटल मेरा वेट निकला फोर्स, वो मैंने अर्थ का निकाल लिया। अब आप सोच रहे हो कि मुझे वैल्यूज कैसे पुट करनी है। इन्होंने पहले यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं कि ये वैल्यूज आप जस्ट पुट करो यहाँ पे। जैसे मास है उसका मून का, वो कितना है यहाँ पे 5.9 कुछ, 7.36 इन 10⁻²2। ये मेरा मून का मास है। स्मॉल एम की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम पुट नहीं करेंगे। जो मेरा स्मॉल एम है वो ऑब्जेक्ट का मास है, मून का नहीं है। तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा, मेरे पास एक डब्ल्यू एम की वैल्यू आ जाएगी जो मून का वेट होगा, और मेरे पास एक डब्ल्यू ई की वैल्यू आ जाएगी जो अर्थ का वेट होगा। अब मैं क्या करूंगी, दोनों को डिवाइड कर दूंगी। ऑब्जेक्ट का मास तो मेरा कैंसिल ही हो गया, तो जो मेरा डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई है उसकी जो निकल के आएगा 1/6 निकल के आएगा। मतलब वो जो मेरा मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो कितना होगा, 1/6 इंटू वेट ऑन द अर्थ। उस ऑब्जेक्ट का अर्थ से वेट कितना होगा, 1.6। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका एक। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मुझे मास 10 kg दिया हुआ है, तो उसका अर्थ पर वेट कितना होगा मुझे पता है। ग्रेविटी कितनी होगी, 9.8, जो मैंने जनरल रिलेशन निकाला था। और मेरे पास एक फोर्स का फॉर्मूला था, मास इंटू एक्सेलेरेशन। यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि वो अर्थ की तरफ से अट्रैक्ट कर रही है। और जो वेट पूछा है तो एफ की जगह पे डब्ल्यू आ जाएगा, मास मेरा स्मॉल ही रहेगा, एक्सेलेरेशन ए की जगह पे जी आ जाएगा। मुझे एम और जी की वैल्यू पता है तो मैं वेट निकाल दूंगी। वेट हमेशा न्यूटन में निकलेगा, ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब जो हमने एक रिलेशन डिराइव किया था उस पे बेसिस पर भी एक न्यूमेरिकल है, हम वो भी देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है मेरे पास 10 न्यूटन। जब उसे अर्थ पर मेजर किया, तो जब मैं उसी ऑब्जेक्ट को मून पर मेजर करूंगी तो उसका वेट क्या होगा। मुझे एक चीज पता है, मैंने रिलेशन डिराइव कर लिया और मेरे दिमाग में भी ये चीज बैठ गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर जितना होगा वो 1/6 इंटू अर्थ पर उतना होगा। ठीक है, तो मैं जस्ट ये निकाल सकती हूँ, मुझे मून पर निकालना है तो मुझे 10 न्यूटन पता है,
तो मुझे पता था WM/WE मेरा 1/6 था। तो अगर मैं WE को उस साइड ले जाऊँ, WM मेरा क्या आ गया 1/6 WE। WE की वैल्यू मुझे पता है 10 है, तो मेरे पास WM निकल आएगा। ये हो गया। अभी इसका क्वेश्चन देख लो आप। ये आपको समझ आ गया होगा वेट इसका 1/6 क्यों होता है। आपने जो रिलेशन निकाला था आपको जस्ट वही वैल्यूज यहाँ पे प्रूव करके दिखानी है। और जो ये क्वेश्चन है मेरा, डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट, मतलब ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उसकी वेट में क्या डिफरेंस है, जो हमने किया था ना वहां पर कि ये जो मेरा वेट आ रहा है वो कम होता है वेट उसका, इसलिए उसका मास कम होता है तो इसलिए वेट कम होगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ये वाला रीजन दे देना है आपको। इसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट मेरे पास फोर्स को ही मैं थ्रस्ट कह देती हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में। मैं आपको बता देती हूँ, ये एग्जांपल देखो इन्होंने दी हुई है। जैसे आपने कभी सोचा है एक जो मेरा कैमल है वो रेगिस्तान में इतना इजीली भाग क्यों लेता है, और एक जो मोटर बस कह लो या ट्रक कह लो उसके जो टायर है वो बहुत चौड़े होते हैं, मतलब वाइडर बहुत ज्यादा क्यों होते हैं इतने। और जैसे एक जो मेरे पास जैसे कुछ भी काटने वाली चीज है उसकी जो एजिज है उसके कोने वो तीखे क्यों होते हैं, ये सब कुछ अगर आपने ये सब कुछ देखना है तो इसके लिए आपको ये चीज पता करनी होगी उस एरिया में जो पर्टिकुलर फोर्स लग रही है, और पर्टिकुलर फोर्स और उसके साथ साथ फोर्स पर यूनिट एरिया, किस एरिया पर फोर्स लग रही है। थ्रस्ट होता है मेरे पास, अगर एक फोर्स को मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा दूंगी तो वो मेरा थ्रस्ट हो जाएगा, और अगर मैं एरिया के हिसाब से फोर्स लगा दूंगी वो मेरा प्रेशर होगा। जैसे आपके पास एक दीवार है, आप उसे पुश कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किसी डायरेक्शन में कर रहे हो तो आप उसके साथ साथ उसे प्रेशर भी वहां पर अप्लाई कर रहे हो। ये इन्होंने एग्जाम्पल ये वाली दी हुई है। ये ऐसी सिचुएशन सेकंड है, ये सब आपको देखने की इतनी जरूरत नहीं है। तो आप ये चीज आ जाओ कि थ्रस्ट, अगर मैं थ्रस्ट को एक यूनिट, थ्रस्ट मतलब फोर्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जो मेरा प्रेशर होगा वो होगा मेरे पास थ्रस्ट अपॉन एरिया, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगी एरिया के हिसाब से वो मेरा प्रेशर बन गया। अब थ्रस्ट की जो यूनिट है वो मुझे पता है कि वही न्यूटन ही होगी, और जो फोर्स उसकी यूनिट प्रेशर की न्यूटन एरिया स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास। अगर मैं ऐसे यूनिट में देखूं प्रेशर को मैं पास्कल कहती हूँ और इसे पीए से डिनोट भी करती हूँ। तो जो आपको इसका न्यूमेरिकल आएगा आपको वही करने की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं, हम एक न्यूमेरिकल इसका कर लेते हैं। एक ब्लॉक है वुड का, उसे मैं एक टेबल लॉक पे रखूंगी। जो मास है वुडन ब्लॉक का 5 kg और इसके डायमेंशन 40 सेंटीमीटर 20 × 10 है। तो मुझे क्या फाइंड करना है कि कितना वो प्रेशर वुडन ब्लॉक एक्सर्ट करेगी जब मैं उसे इतना रखूंगी टेबल टॉप पर, तो वो मेरे पास जो कितना प्रेशर है वो मेरे पास एक्सर्ट करेगी। ये चीज़ है मेरे पास। मुझे पता है वुडन ब्लॉक का मास 5 kg है तो इसके डायमेंशन मुझे ये दिए हुए हैं। फोर्स मुझे पता है m×g है, तो मैंने सबसे पहले फोर्स निकाल लिया, फिर मैंने एरिया निकाल लिया। प्रेशर मुझे पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो मैंने ये निकाल लिया। ये मैंने वुडन ब्लॉक का निकाला। फिर मुझे अगली साइड की भी डायमेंशन पता है, तो ऐसे ही मैं सबके साथ, बस मुझे प्रेशर का फॉर्मूला आना चाहिए फोर्स अपॉन एरिया, मेरे सारे न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ये मैंने जल्दी में थोड़ा न्यूमेरिकल कराया क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने लंबे न्यूमेरिकल कभी भी नहीं आते एग्जाम में, तो इसका एक बस फॉर्मूला याद रख लो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन लग तो नहीं रहा मुझे और कोई क्वेश्चन आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन ये आ सकते हैं एग्जाम में, तीनों ही आ सकते हैं, मतलब इनमें से एक तो जरूरी आएगा। तो चलिए मैं आपको फिर भी एक बार ये जो जितना भी मेरा क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कराती हूँ। फ्लूइड्स में प्रेशर क्या होता है मुझे पता है, लिक्विड भी फ्लूइड होता है, मेरी गैस भी फ्लूइड होती है। ठीक है, अगर सॉलिड, कोई भी मेरा सॉलिड है वो किसी भी सरफेस पर प्रेशर कब एग्जर्ट करता है, जब उस पर कोई ना कोई वेट वेट होता है उसका तभी करेगा। फ्लूइड्स का भी कुछ ना कुछ वेट होगा इसलिए वो भी प्रेशर वगैरह एग्जर्ट करेंगे। अगर कोई भी, अगर एक फ्लूइड है वो जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो वो हर एक डायरेक्शन में प्रेशर जो है अपना एक्सर्ट कर सकता है। बस आपको इतना ही यहाँ पे देखना है। इसके बाद जो मेरी आगे है मेरी बायो एनसी, इसमें आपको, आप ये देखो कि आप जब पानी में तैर रहे होते हो तो आप बहुत ज़्यादा लाइटर फील करते हो, या फिर अगर आप पानी में कुछ बकेट वगैरह अगर आप डालते हो तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है जब आप उसे वापस से पुल करते हो। तो मतलब ये चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें मेरी जो हैं बायो एनसी पर ही बेस्ड हैं। अगर मुझे बायो एनसी का कंसेप्ट पता होगा, बायो एनसी मतलब
अब थ्रस्ट भी इसे कह देती हूँ मैं, बायोइंट फोर्स होती है। अगर मैं कुछ भी अपवर्ड फोर्स वाटर है जब भी एक्सर्ट करेगा किसी भी वाटर, मतलब जब मेरा वाटर है या कोई भी पार्टी, कुछ भी कह सकती हूँ मैं, वो जब अपवर्ड फोर्स जब कुछ भी एक्ट करेगा, अप थ्रस्ट वही होता है कि थ्रस्ट मुझे पता है मेरी फोर्स है, अप मतलब ऊपर। जब कोई भी यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जब एक पानी है मेरा, जब वो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा वाटर पर, वो मेरी बायोएंट फोर्स होगी। ये होती है मेरे पास बायोएंट फोर्स। बायोएंसी जब ये फोर्स एक्ट होगी वो मेरी बायोएंसी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन था व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है, एक बीकर ले लो जिसे पानी से भरा हुआ है, उसमें एक लोहे की कील है, वो डाल दो और उसे सरफेस पर रख दो, उसके बाद ऑब्जर्व करो क्या ओपन होगा। जो मेरी कील होगी वो तैरने लग जाएगी, क्योंकि जो मेरी फोर्स है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ वो आयरन पर है, वो अपने आपको जो आयरन रेज है अपने आप को पुल्स करेगी कि वो डाउनवर्ड चला जाए। तो फिर जो मेरा बायोएंट फोर्स है अपथ्रस्ट वो एक्ट होगा वहां पर, जो उसे पुश करेगा कि वो ऊपर चल जाए। पर जो डाउनवर्ड फोर्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करी होगी वो मेरी ग्रेटर होगी जो अपवर्ड फोर्स अट्रैक्ट करी है, तो इसलिए वो सिंक करने लग जाएगा। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये क्वेश्चन आ जाता है। एक आप क्या, इन्होंने क्या पूछा है कि जो मेरी ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट और या फिर सिंक करेगा, तैरेगा, जब मैं उसे सरफेस ऑफ वाटर पर रखूंगी। जब मैंने उसे किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ वाटर पर रखा, एक मेरी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगी जो उसे नीचे की तरह खींचेगी, और एक अपवर्ड फोर्स एक्ट होगी। जो डाउनवर्ड फोर्स होगी वो अट्रैक्शन ग्रेविटेशन फोर्स होगी, जो अपवर्ड होगी मेरी अप थ्रस्ट बायोएंट फोर्स होगी। अभी आप देखो कि अर्थ की जो हमेशा वेट ज्यादा होता है तो उसका मास वगैरह ज्यादा होने से अर्थ अपनी तरफ उसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और वो इजीली फिर नीचे की तरफ जो वो होगी वो सिंक करेगी, मतलब वापस पूरी तरह ऊपर नहीं जाएगी। ये आपको आना चाहिए। एक और टॉपिक रह गया रिलेटिव डेंसिटी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। रिलेटिव डेंसिटी मतलब रिलेटिव होता है किसी के रिस्पेक्ट में कुछ भी निकालना। रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन नहीं आती, इसका कहीं पर पूछ लेते हैं व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, अगर आप यही लिख दोगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये दो डेंसिटीज की रेशियो होती है और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, यही मेरी रिलेटिव डेंसिटी होती है। आई होप आपको आज मैंने जो भी कराया ये सब क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।